लैम्डा एम हो गया था, और इसको क्या लिखा था हम लोगों ने, मोलर कंडक्टिविटी, और दूसरा टर्म हम लोगों ने लैम्डा नॉट एम किया था, इसको लिखा था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर कुछ और इसको बोल सकते हो। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो, इसको एक चीज अंडरस्टैंड करो यहाँ पे कि अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया हम लोगों ने, तो जितना आयनाइजेशन हो सकता था वो हो गया। अब उसके ऊपर और आयनाइजेशन नहीं हो सकता है, तो मैक्सिमम आयनाइजेशन इज दिस, और जो भी अमाउंट रहा हो उसका आयनाइजेशन ये बता रहा है, तो अपर लिमिट ये है, इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता है। सो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा एम कैन बी लैम्डा नॉट एम। तो इसलिए इसके हेल्प से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑब्टेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा। So alpha is equal to lambda m upon lambda naught m। ये से निकाल पाओगे। अब कोई भी अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, लेट्स टेक अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, HA, एक एसिड ले लिया, मोनोबेसिक एसिड HA, तो इसको अगर आयनाइज किया हम लोगों ने, इससे फॉर्म होगा H प्लस प्लस A माइनस, और इसका आइस टेबल बनाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली इसका C हो गया, ये जीरो, चेंज इज दिस इनटू अल्फा, तो माइनस C अल्फा, और रेशियो इनका 1:1:1 का रेशियो है। तो हर वक्त में वैसे ऐसा इलेक्ट्रोलाइट कुछ रहा तो आइस टेबल ड्रॉ कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो जितना ये यूज होगा ये उतना ही क्रिएट होगा, ये उतना ही क्रिएट होगा। तो ये प्लस C अल्फा, ये प्लस C अल्फा, एट इक्विलिब्रियम C अल्फा एंड C अल्फा। अब अगर इसमें हम लोग एसिड के लिए के ए का एक्सप्रेशन लिखें, के विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस concentration of A minus upon concentration of HA. Now this will be equal to C alpha into C alpha upon C minus C alpha, C कॉमन ले लो, C alpha स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। अब जो अल्फा का एक्सप्रेशन मिला था ये डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो या अल्फा इससे ऑब्टेन भी कर सकते हो। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग C लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। सिंप्लीफाई करना चाहो तो फिर उसको भी कर सकते हो। तो इस वे में हम लोग आयनिक में के का जो एक्सप्रेशन या के बी का एक्सप्रेशन है उसको अल्फा से लिंक कर सकते हैं, अल्फा कैन बी लिंक टू लैम्डा एम एंड लैम्डा नॉट एम। तो प्रैक्टिकली जो ये वैल्यू निकालते हैं वो इन दोनों से निकालते हैं ऐसे। देखो उसको क्वेश्चन लिखते हैं फिर। The specific conductance of 0.01 m solution, the specific conductance of 0.01 m solution of acetic acid was found to be 0.0163 SM inverse at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius, molar conductance of acetic acid, molar conductance of acetic acid at infinite dilution is, molar conductance of acetic acid at infinite dilution is 390.7
multiplied with 10 to the power minus 4, 390.7 multiplied with 10 to the power minus 4 S m square mole inverse, S m square mole inverse at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius. What will be the degree of dissociation? What will be the degree of dissociation of CH3COH? What will be the degree of dissociation of CH3COH? करो सॉल्व ये। तो ये वैल्यूज हैं यहाँ पे, k का वैल्यू है, c का वैल्यू है, लैम्डा नॉट m है। लैम्डा m पहले ऑब्टेन करना पड़ेगा, लैम्डा m विल बी इक्वल टू k, और m में चाहिए तो c इंटू 1000 करोगे, 0.0163 डिवाइडेड बाई 0.01 इंटू 1000, ये 10 बचा, 1.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, -3 -4 आएगा, -3 आएगा, ठीक। अल्फा विल बी इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m होता, तो ये 1.63 इंटू 10 पावर माइनस 3 हो गया, और इसको लिख सकते थे 39.07 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये कैंसिल आउट हो गया, 1.63 अपॉन 39.07, ये कैलकुलेट करके देख लो कितना आता है, नियर अबाउट 4% ही आना चाहिए। वन पॉइंट सिक्स थ्री डिवाइड बाई 39.07, 0.0417, एनीथिंग क्लोज टू दैट इज फाइन। इसको 0.0417 या 4.2% भी लिखा तो चलेगा, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है कैसे है। इंटीजर टाइप रहेगा तो फिर 10 के पावर में कुछ एंटर करना रहेगा, वैसा तो बताएंगे। इनका नहीं हुआ तो ये लिख लो, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इसको ही फर्दर वो एक्सटेंड कर सकते हैं, एक बार अल्फा मिल गया तुम्हें तो अल्फा से लिंक होकर के जो चीजें भी और आती थी वो सब दे सकते हैं, के का वैल्यू निकालना आ सकता है, या फिर दो इक्वेशन दे सकते हैं ऐसा। पीएच भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें अल्फा मिल गया तो सी अल्फा निकाल सकते हो, सी अल्फा मिल गया तो फिर पीएच निकाल सकते हो। देख लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोलरॉच लॉ तो हुआ था ना लास्ट टाइम, बताया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। 1 into 10 to the power minus 5 molar AgNO3, 1 into 10 to the power minus 5 molar AgNO3, 1 into 10 power minus 5 molar AgNO3 is added to 1 liter of is added to 1 liter of saturated solution is added to 1 liter of saturated solution of AgBr is added to 1 liter of saturated solution of AgBr. The conductivity of this solution at 298 Kelvin is the conductivity of this solution at 298 Kelvin is dash multiplied with 10 to the power minus 8
एस एम इनवर्स 10⁻⁻8 एस एम इनवर्स given given KSP given KSP of AGBR KSP of AGBR is equal to KSP of AGBR is equal to 4.9 multiplied with 10 to the power minus 13 4.9 into 10 to the power minus 13 at 298 Kelvin at 298 Kelvin lambda naught Ag plus is equal to lambda naught Ag plus is equal to 6 multiplied with 10 to the power minus 3 6 multiplied with 10 to the power minus 3 Sm square mole inverse lambda naught Br minus is equal to 8 multiplied with 10 to the power minus 3 8 multiplied with 10 to the power minus 3 Sm square mole inverse lambda naught NO3 minus is equal to 7 multiplied with 10 to the power minus 3 7 multiplied with 10 to the power minus 3 Sm square mole inverse सोचो थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं सोचो। चलो इसको देखते हैं। k का वैल्यू फाइंड करने के लिए अब जैसे लैम्डा m का इक्वेशन था, तो लैम्डा m का इक्वेशन क्या था, k अपॉन c इंटू 1000 मीटर में अगर रहेगा तो यूनिट क्या दिया था इसका लैम्डा m का, ठीक है, तो इसको यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ से k फाइंड करना है, तो k के लिए तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा m इंटू सी इंटू 1000 हो जाता, ये यूज कर सकते हो। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा तुम्हें इन तीनों आयंस के लिए। लैम्डा m तो अवेलेबल है, अब KSP ऑफ AgBr दिया हुआ है, राइट। तो पहले AgNO3 को आयनाइज कर देते हैं। AgNO3 को अगर आयनाइज कर दिया, इससे फॉर्म हो गया Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। तो इसमें Ag प्लस का वैल्यू कितना, 1 इंटू 10 पर माइनस 5 मोलर। NO3 इज ऑल्सो 1 इंटू 10 पर माइनस 5 मोलर। अब KSP ऑफ AgBr जब यूज करोगे तो KSP विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस। कॉमन आयन इसमें कुछ है, कॉमन आयन Ag प्लस है, तो Ag प्लस के होने से सॉलिबिलिटी किसका इफेक्ट होगा, AgBr का होगा। तो आयन रिड्यूस किसका होने वाला है, AgBr का या सिर्फ Br का। AgBr तो यहाँ पे सॉल्युबल है ही नहीं, इसको जो आयनाइज किया तुमने आप वो उस आयन को तुम्हें देखना है। तो पहले AgBr ब्रेक हो, उससे फॉर्म हुआ Ag प्लस और Br माइनस। AgNO3 के एडिशन से तुम्हारा Ag प्लस एक्स्ट्रा में आ गया, तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ Ag प्लस जब प्रेसिपिटेशन होगा तो Ag तो एक्स्ट्रा बाहर से आया था, Br तो उतना ही था, लेकिन जब कंबाइन होंगे तो AgBr कंबाइन होके जाएंगे। तो कम कौन हुआ ज्यादा, Br कम हुआ, Ag तो ऑलरेडी अपने पास एक्सेस में था। तो अब यहाँ जब चेक करोगे वैल्यू, तो KSP का वैल्यू था 4.9 इंटू 10 पर माइनस 13 इज इक्वल टू, ये ले लो 1 इंटू 10 पर माइनस 5 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस लेते हैं। So concentration of Br minus is 4.9 10 power minus 13 divided by 1 into 10 power minus 5, तो ये आएगा तुम्हारा 4.9 इंटू 10 पावर माइनस 8 ये आएगा। और Ag प्लस ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, क्योंकि Ag प्लस में से अगर इस वैल्यू में से तुम इसको हटा भी दे तो ऑलमोस्ट उतना ही है, बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है।
तो ले सकते हैं वैसा फिर हम लोग। सो k ऑफ Ag प्लस विल बी लैम्डा m कितना 6 इंटू 10⁻³ c का वैल्यू 1 इंटू 10⁻5 इंटू 1000 प्लस br माइनस के लिए 8 इंटू 10⁻³ इंटू 4.9 इंटू 10⁻8 इंटू 1000 एंड प्लस फिर NO3 माइनस के लिए 7 इंटू 10⁻³ इंटू 1 इंटू 10⁻5 इंटू 1000। तो -3 और ये वाले वैल्यूज हट गए, तो 6 इंटू 10⁻5 प्लस 8 इंटू 4.9 इंटू 10⁻8 और ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻5। तो -8 में जाने के लिए इन सबको 1000 इंटू करना पड़ेगा, तो 6000 इंटू 10⁻8 और ये कितना आया था मल्टीप्लाई करके 39.2 इंटू 10⁻8 और ये हो जाएगा 7000 इंटू 10⁻8। तो 7000 प्लस 6000 13,000 प्लस दिस, सो 13039.2 इंटू 10⁻8 एस एम इनवर्स। तो आंसर जब एंटर करोगे इट इज 13039। 2 को ड्रॉप करते कोई चेंज नहीं होता, तो वैल्यू मिल रहा है एग्जैक्ट, बट वही अंडरस्टैंड करना है हाउ टू फाइंड। लिख लो ये। फिर हम लोगों ने जो कंडक्टिविटी था उसके बारे में पढ़ा, लैम्डा एम लैम्डा नॉट एम इन सबको निकाला। क्वेश्चंस उस पर और भी होंगे, वो देखेंगे बाद में। इक्विलिब्रियम से वो लिंक हो गया। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कॉज करते हो जो नहीं होने वाला। जैसे मान लो H2 हो गया, तो H2 को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, उससे क्या बनेगा H2 और O2 बनेगा। तो नॉर्मली अपने आप तो ब्रेक नहीं हो रहा है, बट तुमने उसको इलेक्ट्रिसिटी पास की इसलिए वो दोनों ब्रेक हो गए। So it can be defined as a process to cause a non-spontaneous reaction, redox reaction by passing electricity. जैसे अगर हम लोगों ने H2O लिया और इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, यहाँ पे 2H2 प्लस O2 फॉर्म हो गया, लिक्विड था ये गैस बन गया। तो ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएंगे फिर। तो इलेक्ट्रोलिसिस में भी रेडॉक्स रिएक्शन ही हो रहा है। H का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1, O का ऑक्सीडेशन नंबर -2, H का ऑक्सीडेशन नंबर 0, O का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो +1 से ये 0 हुआ, दिस इज रिडक्शन, और ये -2 से 0 हुआ, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अगर चेक करो तो ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन की हायर है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, बट यहाँ उल्टा हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सिंस उसके बिहेवियर से अपोजिट हो रहा है तो ये अपने आप नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाई यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वैसा ही तुम NaCl ले लो, मोल्टेन फॉर्म में अगर NaCl रहा और इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, विल गेट Na एंड प्लस हाफ Cl2। तो ये मोल्टेन सोडियम क्लोराइड था। लेकिन वही अगर NaCl एक्वस होता तो प्रोडक्ट्स विल चेंज, क्योंकि NaCl एक्वस में फिर तुम्हारे पास H2O भी आ गया। तो NaCl एक्वस का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है यहाँ पे Na नहीं बनता है, इट विल गिव यू H2, इट विल गिव यू Cl2 एंड प्लस NaOH। तो ये एक्वस फॉर्म में, दिस इज गैस एंड दिस इज गैस। तो कौन से स्टेट में इलेक्ट्रोलाइज करें उस पर भी डिपेंड कर रहा है आंसर्स क्या हो जाएंगे। जैसे अगर हम लोगों ने मोल्टेन का किया तो सोडियम क्लोरीन बना, एक्वस का किया तो हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो जिस इंडस्ट्री में हम लोग इसको नॉर्मली बोलते हैं ब्राइन, तो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हो तो उस इंडस्ट्री को क्लोर एल्कली बोलते हैं। एल्कली बिकॉज यहाँ पे एल्कली बना, एंड क्लोर फॉर क्लोरीन, और इसका बहुत ज्यादा यूज है, डिटर्जेंट वगैरह होते हैं या और सारे इंडस्ट्रीज जो है उसमें ये काम आता है। तो अब इसमें कितना अमाउंट फॉर्म होगा बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो पढ़ना है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस उसमें आएगा, ये लिख लो पहले फिर उसको करते हैं। ये हो गया ना। फैराडेज का फर्स्ट लॉ फिर देखते हैं। तो फैराडेज के दो लॉज हैं और वो तुम्हें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस जब होगा तो कितना मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। इफ इट्स सॉलिड तो वो डिपॉजिट होता है, गैस रहा तो लिबरेट होगा। फर्स्ट वन इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहले लॉ का स्टेटमेंट इट स्टेट्स दैट the amount of substance deposited or liberated अमाउंट की प्लेस पे चाहिए तो मास पे लिख सकते हो, liberated at any electrode is directly proportional to the amount of electricity passed through the solution, the amount of electricity passed. So W is proportional to I into T. W is mass deposited or liberated. ये ग्राम में रहेगा। I हो गया करंट इन एम्पेयर, किसी और यूनिट में रहा तो एम्पेयर में फिर ट्रांसफॉर्म करोगे। एंड टी इज टाइम इन सेकेंड्स, मिनट आवर्स में रहा तो उसको सेकंड में लेके आना है। तो अगर इसका इक्वेशन बनाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए एक, W is equal to Z into I into T, where Z stands for electrochemical equivalent. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहो इस इक्वेशन की हेल्प से तो Z कैन बी स्टेटेड एज W अपॉन I into T. So it is defined as the mass deposited or liberated at any electrode when, yeah, at an electrode when a current of 1 ampere is passed for 1 second. Is passed for 1 second. एक तो ये तरीका है, ऐसा बता सकते हैं हम लोग जो फॉर्मूला से आया। दूसरा z अगर निकालना है किसी एलिमेंट के लिए तो उसको कैसे निकालोगे, तो z इज इक्वल टू m अपॉन n इंटू एफ। m इज मोलर मास, n उसका n फैक्टर हो गया जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज या फिर गेन कर रहा है, एंड f इज फैराडेज कांस्टेंट, दैट इज 96,500 कूलम। तो मोलर मास बाय n फैक्टर होता था इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं, इक्विवेलेंट मास होता था m अपॉन n। तो इक्विवेलेंट मास अपॉन f भी बोल सकते हो उसको, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर इसको फर्दर ब्रेक डाउन करो तो इन शॉर्ट एक कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा दैट विल बी इक्वल टू z। एक कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जितना भी अमाउंट डिपॉजिट होता
वो तुम्हारा z का वैल्यू है, उससे भी निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मान लो एल्यूमिनियम लिया तो Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्म सेल, ये है। तो अगर इसका अपने पास 3 मोल रहा तो एल्यूमिनियम फॉर्म कितना होगा, 1 मोल होगा। 3 मोल का मतलब कितना, 3 फैराडे चार्ज, बिकॉज दिस इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3 फैराडे से अपने पास 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम बन रहा है। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम। तो 3 फैराडे का मतलब क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ 96,500 कूलम। इससे मास कितना डिपॉजिट हुआ, 27 ग्राम। तो 1 कूलम से कितना होगा, 27/3 इंटू 96,500, ये मिलता। मोलर मास एन फैक्टर एफ, ये एन फैक्टर ही तो है, जो भी चार्ज रहा उतना इलेक्ट्रॉन दोगे, तो डायरेक्टली वैसा भी निकाल सकते हो। तो बहुत बार तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो इससे भी सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा इक्वेशन ब्रेक भी करना पड़ सकता है। ये लिख लो पहले, फिर देखते हैं। What will be the mass of calcium deposited? What will be the mass of calcium deposited when a current of 10 ampere, when a current of 10 ampere is passed, when a current of 10 ampere is passed for 2 hours, current of 10 ampere is passed for 2 hours through a solution containing Ca2 plus ion, through a solution containing Ca2 plus ions। तो बेसिक क्वेश्चन है ये बहुत, फैराडेज लॉ पे बेस्ड। ट्राई करो इसको पहले। अपने पास Ca2 प्लस दिया हुआ था, और Ca2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये Ca फॉर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर तुमने एम्पेयर कितना दिया है, 10 एम्पेयर है ना, 10 एम्पेयर इज पास्ड फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स है ना। तो टाइम 2 आवर्स हुआ, विच विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3600 सेकेंड्स। ठीक है, ये Z का वैल्यू निकाल लो। मोलर मास Ca का कितना, 40/2 इंटू 96,500। So W is equal to Z into I into T, 40/2 into 96,500 multiplied with 10 into 7,200. So 400 into 36 upon 965 ग्राम। ये 14 के राउंड तो आ सकता है लग रहा है। 400 into 36 divided by 965, 14.92। उसमें 14.92 ग्राम फॉर्म होगा। लेकिन इसमें अगर एक चीज ऑब्जर्व करो तो 10 एम्पियर करंट तुमने 2 घंटे के लिए पास किया, उसके बाद ये इतना अमाउंट बन रहा है। अगर वही n का वैल्यू 3 होता तो और कम हो जाता अमाउंट। ठीक है, तो प्रैक्टिकली एल्यूमिनियम जब बनाते हैं हम लोग स्मेल्टिंग से, तो एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रिसिटी ही यूज होता है, तो एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगता है। अब उतना इलेक्ट्रिसिटी अगर तुम बाहर से बाई करोगे तो उसका कॉस्ट क्या है, हाई हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो स्ट्रेटेजिकली एल्यूमिनियम जहां भी बनता है वो नॉर्मली ऐसा प्लान करते हैं कि आसपास कहीं पे कोल डिपोजिट्स हो, कोल माइंस रहे, वहां से कोल लिया और वो अपना पावर खुद बनाते हैं। तो जहां एल्यूमिनियम बन रहा है एक पावर प्लांट भी रहा, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाया, एंड देन कुछ सरप्लस अमाउंट होगा तो वो बेच दिया आसपास में। ये लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर।
अच्छा क्वेश्चन उसमें बुक में है, ये करके देखते हैं। ये हो गया ना सबका? देखो क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 250 ml of the electrolysis of 250 ml of a brine solution, 250 ml of a brine solution was carried out, 250 ml of a brine solution was carried out for a period of 20 minute, for a period of 20 minute with a current of 2 ampere, with a current of 2 ampere. If the resulting solution was titrated, if the resulting solution was titrated with 0.62 molar HCl, if the resulting solution was titrated with 0.62 molar HCl, what volume of acid, what volume of acid would be required, what volume of acid would be required to achieve neutral point? What volume of acid would be required to achieve neutral point? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले तुम्हें इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा, NaOH कितना बना ये पता करना है पहले, एंड देन फिर उसको न्यूट्रलाइज करना है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 250 ml है ना? वॉल्यूम इज 250 ml, करंट कितना? 2 एम्पियर, और टाइम 20 मिनट्स। तो 20 मिनट हो गया, 20 इंटू 60, 1200 सेकेंड्स। ठीक है, सो NaOH प्लस H2 प्लस हाफ Cl2, हाफ H2 भी होगा ना? तो हाफ H2 फॉर्म होने में एक ही इलेक्ट्रॉन लगेगा। मतलब देखो, अगर बैलेंस इक्वेशन है तो जितना इलेक्ट्रॉन इसमें लग रहा है, इतना लग रहा है, उतना ही तो ये भी फॉर्म होगा। तो NaOH फॉर्म कितना हुआ ये देख लेते हैं हम लोग। तो इस इक्वेशन में ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि Cl अगर होगा तो Cl माइनस फॉर्म्स हाफ ऑफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन होता, ये लिख सकते हो, या फिर H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स हाफ H2। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाफ Cl2 बन रहा है या हाफ H2 बन रहा है? तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 मोल ऑफ NaOH भी बन रहा होगा। सो 96,500 कूलम्ब अगर होता तो उससे अपने पास 1 मोल NaOH बनता। 1 कूलम्ब से कितना बनता? 96,500 कूलम्ब मोल बनता है NaOH का। अपने पास चार्ज कितना अवेलेबल है? Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो 2 इंटू 1200 कर सकते हैं। 2400 से 1 बाई 96,500 इंटू 2400, 24 अपॉन 965 मोल NaOH बना। अब वॉल्यूम 250 ml है, सो मोलैरिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू 24 बाई 965 इंटू 250, और ml है इसलिए यहाँ पे 1000 करना पड़ेगा। ये 4 हो गया,
24 into 4 is 96 by 965 मोल पर लीटर। एसिड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया था? 0.62 मोलर HCl। So M into V of NaOH will be equal to M into V of HCl, और दोनों का n फैक्टर कितना है? 1 ही है, तो डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हैं। 0.62 बोले ना, इंटू V, और V यहाँ पे ml में, क्योंकि ml में था, सो V in ml फॉर HCl, या V of HCl कर लो उसको सिंपली, will be equal to 96 into 250 divided by 965 into 0.62 ml। चेक कर लेते हैं कितना आता है, कैलकुलेट करके एक बार देख लो। नाइन्टी सिक्स इंटू 250 divided by 965, 0.62, 40.11। 40 ml अगर इंटीजर टाइप रहता तो वो एंटर करता है। दिस इज 40.11 ml। तो बहुत बार क्या है कि फॉर्मूला पे रिलाई नहीं करना है, डायरेक्टली इक्वेशन लिखो, इक्वेशन से ट्राई कर सकते हो। अब जैसे तुम्हें ये पता नहीं चल रहा है कि NaOH में क्या होगा, क्योंकि ये तो रिड्यूस भी नहीं हो रहा, ऑक्सीडाइज भी नहीं हो रहा है, तो NaOH को ऑब्जर्व ही मत करो। जो रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको देखो, उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए। तो H2 बनाने के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाफ H2 के लिए, हाफ Cl2 के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसका हाफ बन रहा है, तो इसका कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। वो बैलेंस इक्वेशन से पता चला। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता था? 96,500 कूलम। इतने कूलम चार्ज को पास करेंगे तो 1 मोल ऑफ NaOH बनेगा। तो 1 कूलम से कितना बनता है? इतना बना। तो 2400 से कितना बनेगा? तो इतना वैल्यू बनेगा। मोल्स मिला, वॉल्यूम था, पोलैरिटी निकाली, फिर M into V अप्लाई कर दो। तो अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी क्योंकि ये डायरेक्टली सोचना स्टार्ट करो कि इलेक्ट्रॉन से NaOH को क्या होगा, उसको कुछ हो ही नहीं रहा है, वो डायरेक्टली वैसा नहीं निकालना। लिख लो ये जिनका नहीं हुआ। A metal surface of 100 cm square, a metal surface of 100 centimeter square, a metal surface of 100 centimeter square, area to be coated with 100 centimeter square area has to be coated with nickel layer, has to be coated with nickel layer of thickness 0.001 mm, of thickness 0.001 mm. A current of 2 ampere was passed. A current of 2 ampere was passed through a solution of, a current of 2 ampere was passed through a solution of NiNO3 whole twice, through a solution of NiNO3 whole twice for x seconds, NiNO3 whole twice for x seconds, to coat the desired layer, for x seconds to coat the desired layer. The value of x is, the value of x is dash given, given density of nickel is, density of nickel is 10 gram per ml, 10 gram per ml. Molar mass of nickel is, molar mass of nickel is 60 gram per mole, 60 gram per mole, and F is equal to, F is equal to 96,500 coulomb per mole, 96,500
कूलम पर मोल। करो सॉल्व ये, मेन का क्वेश्चन है ये भी। ए का वैल्यू अपने पास, तो अब यहाँ पे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 0.001 बाई 10 हो जाएगा। तो ये 0.01 आता, 0.01 cm3, और इसी को बोल सकते हो 0.01 ml। अब डेंसिटी तुम्हारे पास दिया हुआ है, तो डेंसिटी इज 10 ग्राम पर ml। 10 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास ऑफ Ni divided by 0.01 ml. So mass of Ni will be equal to 10 times of 0.01 gram, that is 0.1 gram. तो निकल का जो मास डिपॉजिट करना है वो पता चल गया। Z ऑफ Ni के लिए, तो NiNO3 होल ट्वाइस को अगर आयनाइज किया तो ये 2 टाइम्स ऑफ NO3 माइनस, तो -2 चार्ज है तो इस पे +2 चार्ज होगा, Ni पे चार्ज यहाँ +2 हो गया, n factor is 2. Z of Ni will be equal to 60 upon 2 into 96,500. So 3 upon 9650. W is equal to Z into I into T. और T का वैल्यू वहाँ पे X दिया हुआ है. So T is equal to W upon Z into I. W का वैल्यू 0.1 ग्राम. Z is 3, यहाँ 9650, और I का वैल्यू कितना था, 2 एम्पियर था। ये हो गया 965 डिवाइडेड बाई 6, तो 136 हो गया, तो 160.8 आ रहा है सेकेंड्स, विच इज इक्वल टू 161 सेकेंड। यही आएगा ना, 0.8 ही आएगा। ये कर लेते हैं ऐसा। कैलकुलेशन में कहीं पे कुछ मिस्टेक किया तो वो रॉन्ग हो सकता है, अदरवाइज तो बहुत टफ नहीं है, बट ठीक है। फैराडे सेकंड लॉ देख लो फिर। It states that the mass of substance deposited at respective electrodes by passing same amount of current is directly proportional to equivalent mass of substances. जैसे अगर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, मास ऑफ एल्यूमिनियम अगर डिपॉजिट जो हो रहा है अपॉन मास ऑफ सोडियम अगर डिपॉजिट हो रहा है सेम करंट से, देन दैट शुड बी इक्वल टू E ऑफ एल अपॉन E ऑफ Na। तो इस इक्वेशन में अगर 3 वैल्यूज हैं तो फोर्थ तुम्हारा अपने आप मिल जाएगा, ये ट्रू रहेगा। तो चेक करके देखते हैं कि ये ट्रू आता है या नहीं आता है। जैसे मान लो एल्यूमिनियम तुमने लिया, Al3+ था, और इससे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो इसमें अपने पास एल्यूमिनियम फॉर्म होगा, लेट इट बी एक्वस, और ये हो गया अपना सॉलिड। सो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से एल्यूमिनियम का जो अमाउंट बन सकता है दैट इज 1 मोल। सो 3 मोल का मतलब 3 फैराडे भी हुआ, 3 फैराडे से ये कितना बना, 1 मोल, या फिर 1 मोल का अगर मास लिखते हो तो कितना लिख सकते हो, 27 ग्राम लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी चीज को तुम्हें अप्लाई करना है सोडियम के लिए। तो Na प्लस
अब इसको लिक्विड ले लेते हैं यहाँ पे Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे फॉर्म हुआ Na, ये 1 मोल हो गया और इससे ये भी 1 मोल फॉर्म हो रहा है। तो 1 मोल का मतलब 1 फैराडे और इसके 1 मोल का मतलब 23 ग्राम। बट ये रूल कब अप्लाई होता है? जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो अगर 3 फैराडे तुमने यहाँ पे यूज किया तो इसमें भी कितना यूज करना होगा? 3 फैराडे ही। तो 1 फैराडे से अगर 23 ग्राम बना, सो 3 फैराडे से इट इज 3 टाइम्स ऑफ 23, दैट इज 69 ग्राम फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो यही सेम आंसर अपने को इस इक्वेशन से भी मिलना चाहिए अगर अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन में अपने पास W ऑफ एल होगा, E ऑफ एल, E ऑफ Na होगा, W ऑफ Na अननोन रखेंगे। तो W ऑफ एल अपॉन W ऑफ Na इज इक्वल टू E ऑफ एल अपॉन E ऑफ Na। अगर W ऑफ एल हम लोगों ने 27 लिया और W ऑफ Na हमें फाइंड करना है, तो E ऑफ एल क्या होगा? मोलर मास ऑफ एल इज 27, n फैक्टर इज 3 अपॉन मोलर मास ऑफ Na हो गया 23 and n फैक्टर इज 1। सिंप्लीफाई करो तो 27 अपॉन W ऑफ Na इज इक्वल टू 3 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा 9 अपॉन 23, ये रहेगा ना। सो W ऑफ Na विल बी इक्वल टू 27 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 9। इसे ये 3 टाइम्स में गया, दैट विल बी इक्वल टू 69 ग्राम। सेम आंसर आ रहा है। तो डायरेक्टली इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, नहीं कुछ हुआ तो इक्वेशन ऐसा लिख के कर लेना, फिर वो बेस्ट है। लिखो इसको, इस पे देखते हैं क्वेश्चन फिर। देखो हाइड्रोजन का जो केस दिया हुआ है, सो W ऑफ H2 अपॉन W ऑफ O2 will be equal to E of H2 upon E of O2। H2 का मास कितना? 0.50 इन W of O2 फाइंड करना है। H2 के लिए तो 50 ही मान लो इसको। H2 का कितना होगा? मोलर मास 2 और n फैक्टर कितना? 2 रहेगा। O2 का 32/4 होगा। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखो 2H प्लस लिखोगे, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट फॉर्म्स H2, 2 इलेक्ट्रॉन लगा, and O2 minus 2 O2 minus will form O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 4 हो गया। सिंप्लीफाई कर दो 0.504 अपॉन W ऑफ O2 is equal to 1 upon 8। So W of O2 will be equal to 8 times of 0.504, that is simply 4 ग्राम। 4 ग्राम यहाँ पे लिबरेट होगा, ऐसा निकाल सकते हो। वो इक्वेशन लिखना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन लिखना स्टार्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कैसा हो रहा है वो समझ में आ जाएगा। फिर नहीं भी इक्वेशन लगा तो आंसर निकाल सकते हैं। Electrolysis of in the electrolysis of acidulated water, acidulated water, ACIDULATED, in the electrolysis of acidulated water, it is desired to obtain 1.12 cc, it is desired to obtain 1.12 cc of hydrogen per second, under STP condition. Under STP condition, the current to be passed is dash। ओल्ड एसटीपी लेके ही ट्राई करोगे तो ओल्ड एसटीपी में वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता था? मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर पर मोल, तो वही यूज करो।
V ऑफ H2 तो मेरे पास दिया हुआ है 1.12 cc, ठीक है। At STP, molar volume is 22.4 liters per mole, ऐसे को लिख सकते हो 22,400 ml per mole, ये हो गया। तो cc is nothing but ml only, 1.12 ml हो गया। तो इसमें हम लोग n of H2 फाइंड कर सकते हैं, that is 1.12 divided by 22,400। तो ये कितना आ रहा है, 1/20,000 आ रहा है, वही आएगा ना। ठीक है, सो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स H2। तो अगर ये अपने पास 1/20,000 मोल है, तो ये जितना होगा ये उसका ट्वाइस होना चाहिए, राइट। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 1/20,000 मोल होगा, दैट इज इक्वल टू 1/10,000 मोल, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 4 मोल। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पावर माइनस 4 एफ लिख सकते हैं। ये चार्ज हो गया। नाउ Q इज इक्वल टू I इंटू टी, I विल बी इक्वल टू Q अपॉन टी। Q का वैल्यू होगा 10 पावर माइनस 4 इंटू एफ, और T का वैल्यू 1 है, सो 10 पावर माइनस 4 इंटू 96,500, तो 1 2 3 एंड 4, दैट इज 9.65 एम्पियर। कर सकते हो ऐसा, जो भी वे है तुम्हारा, जैसे भी आंसर आ रहा है, सिंपलिस्टिक वे ये रहेगा, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक एसिड HQ, ये इस साल जेई में आया था 26 में। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक एसिड HQ of concentration 0.18 molar, molar conductivity of a weak acid HQ of concentration 0.18 molar was found to be 1 by 30 of was found to be 1 by 30 of the molar conductivity of was found to be 1 by 30 of the molar conductivity of another weak acid HZ, molar conductivity of another weak acid HZ with concentration of with concentration of 0.02 m, with concentration of 0.02 m, if lambda naught m of q minus lambda naught m q minus happen to be equal with if lambda naught m q minus happen to be equal with lambda naught m z minus, दो एसिड है ना HQ और Z है, तो आयनाइज करोगे तो Q माइनस और Z माइनस बनेगा। तो if lambda naught m of Q minus happen to be equal with lambda naught m Z minus, then the difference of the difference of the pKa values of the two weak acids, then the difference of the pKa values of the two weak acids pKa HQ minus pKa HZ is expression है pKa HQ minus pKa HZ is dash given alpha is much less than 1 for both weak acids, given alpha is much less than 1 for both weak acids। ट्राई करो ये।
तो इलेक्ट्रो और आयनिक मिक्स करके क्वेश्चन है। देखो, दो एसिड्स अपने पास, एक HQ हो गया और एक HZ दिया हुआ है। and it is given that lambda naught m of Q minus is equal to lambda naught m of Z minus, और lambda naught H plus तो ऑलरेडी इक्वल है इन दोनों का, ठीक है। तो अगर तुम लिखना चाहो lambda naught m of HQ, कोलरॉश लॉ से इसको लिख सकते हो lambda naught m of Q minus plus lambda naught m of H plus। The lambda naught m of HZ will be equal to lambda naught m of Z minus plus lambda naught m of H plus। तो दोनों में H plus तो सेम ही है, वो तो ऑलरेडी सेम है, और Q minus Z minus सेम दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वैल्यूज है उसके हिसाब से हम लोग ये लिख सकते हैं lambda naught m of HQ will be equal to lambda naught m of HZ, ये हो जाएगा। अब अल्फा ऑफ HQ जो होगा that is lambda m of HQ divided by lambda naught m of HQ, and alpha of HZ will be equal to lambda m of HZ divided by lambda naught m of HZ, ये होगा। दो अल्फा मिल गए अपने पास। अब HQ का एक्सप्रेशन लिखा, H प्लस प्लस Q माइनस के A का एक्सप्रेशन इसका हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q माइनस डिवाइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HQ। अगर आइस टेबल के थ्रू जाते तो ये C 0 0, ये C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? HQ का कितना है? 0.18 मोलर, और HZ का 0.2। ओके, तो इसके K का एक्सप्रेशन होता C अल्फा इंटू C अल्फा, तो C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकते हैं बिकॉज अल्फा इज मच मच लेस देन 1। तो C अल्फा स्क्वायर HQ का 0.18 हो गया, 0.18, और अल्फा के प्लेस पे लिख सकते हैं लैम्डा m ऑफ HZ डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट m ऑफ HZ, और इसका स्क्वायर, ये इसके लिए हो गया। सिमिलरली हम लोग HZ को आयनाइज कर सकते थे, H प्लस प्लस Z माइनस, इसका भी आइस टेबल वही होगा, C 0 0, C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा। तो इसके K का एक्सप्रेशन भी C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा को 1 मान लिया, तो C अल्फा स्क्वायर, so that is 0.02 into lambda m of HZ divided by lambda naught m of HZ और इसका स्क्वायर। ये हो गया K of HZ और ये हो गया K of HQ, लेट इट बी 2 और ये ले लेते हैं 1। क्या फाइंड करना अपने को? PK माइनस PK ऑफ HQ माइनस HZ है ना? ओके, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, KA of HQ अपॉन K of HZ, ये हो जाएगा 0.18 लैम्डा m ऑफ HZ डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट m ऑफ HZ, इसका स्क्वायर अपॉन 0.02, सॉरी Q होता ना, ये लैम्डा m ऑफ HZ अपॉन लैम्डा नॉट m ऑफ HZ और इसका स्क्वायर। तो ये तो सॉल्व करके 9 हो गया, KA अपॉन K ऑफ HQ अपॉन K ऑफ HZ इज इक्वल टू 9। अब लेमडा नॉट m ऑफ HQ जो था दैट इज इक्वल टू लेमडा नॉट m ऑफ HZ, ये कैंसिल आउट हो गया, अपने पास बचा लेमडा m ऑफ HQ एंड लेमडा m ऑफ HZ, इसका स्क्वायर बचा। कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में भी है, 1 बाई, ये रेशियो ही दिया हुआ डायरेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन में लेमडा m ऑफ HQ अपॉन लेमडा m ऑफ HZ दिया हुआ है 1/30, ठीक है, पुट कर देते हैं इसको।
सो के ए ऑफ एच क्यू डिवाइडेड बाई के ऑफ एच जेड इज इक्वल टू 9 इंटू 1/30 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 1/30 इंटू 30 कर देते हैं, तो 1/100 हो गया। 1/100 माइनस लॉग ले लो ऑन बोथ साइड। On both sides, so minus log of ka and minus log of ka of hz और ये hq is equal to minus log of 10 to the power minus 2। तो ये हो गया pka of hq minus pka of hz and that would be equal to 2। इसका वैल्यू 2 है। ये लिखो, है मतलब अच्छा क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा, तुरंत इंस्टेंटली नहीं सॉल्व होगा, 2 मिनट 3 मिनट जाएगा।